आज हम प्रकृति और पेशा विषय पर अपना विचार रखने जा रहे हैं। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। प्रकृति और पेशा, इन दोनों शब्दों को पहले समझ लिया जाना चाहिए। प्रकृति का संबंध होता है जन्मजात या मूल प्रवृत्तियों से। कहते हैं जन्म जन्मांतर की तमाम यात्रा करते करते मनुष्य आज के कोटि में आया तो उसकी जो प्रवृत्तियां हैं हमेशा की, वह मूल प्रवृत्ति के रूप में रहती हैं। ये स्थायी होती हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही प्रतिभाशाली होता है, कोई मंदबुद्धि का होता है, और जो कुछ भी वह समाज से सीखता है उसे अर्जित वृत्ति कहते हैं। अर्जित वृत्ति और मूल वृत्ति को मिलाकर के व्यक्तित्व बनता है। उस व्यक्तित्व के आधार पर ही मनुष्य संसार में जीवन यापन करता है। नाना प्रकार के जॉब हैं संसार में, पेशे हैं जिनके माध्यम से वह समाज की सेवा करता है, अपनी और परिवार की सेवा करता है, भरण पोषण करता है। हर कोई व्यक्ति जीने के लिए कोई न कोई पेशा करता है। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हर कोई व्यक्ति हर किसी पेशे के अनुकूल होता है? इसका उत्तर है नहीं। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति जिस तरफ ले जाती है, उसी तरह का पेशा अगर उसे दे दिया जाए तो उसमें कर्मयोग की स्थिति पैदा होती है और बड़ा ही सुंदर कृति वह तैयार कर लेता है। इसके विपरीत किसी अन्य अनचाहे विषय में अगर उसे लगा दिया जाए तो वह सफल नहीं हो पाता। यह सफल होता भी है तो उसका कार्य भोंदे दृष्टि का होता है, भोंदे प्रकार का होता है, बहुत अच्छा नहीं होता। कोई व्यक्ति गणित में बहुत प्रतिभाशाली है, जरूरी नहीं है कि वह साहित्य में भी हो। कोई कॉमर्स में प्रतिभाशाली है, कोई मूर्ति कला में है, कोई पाक कला में है, कोई नौ परिवहन में है, नौका खेने में है, तैराकी में है, कोई खेल में है। खेलों में नाना प्रकार के खेल हैं। पेशों में नाना प्रकार के पेशे इस संसार में हैं जिसको धारण करके आदमी अपना जीविका चलाता है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि प्रकृति के अनुसार अगर उसे पेशा भी मिल जाए तो चार चांद लग जाता है, उस व्यक्ति का कार्य महान हो जाता है। कोई साहित्यकार है और साहित्य रचने की बात कही जाए तो उसका साहित्य बड़ा ही सुंदर होता है। कोई आदमी बनावटी तौर पर साहित्य का सृजन करता है तो कृत्रिमता आती है। मूर्ति कला है, स्वाभाविक वृत्ति अगर मूर्ति कला में निहित है तो व्यक्ति बहुत सुंदर मूर्तियां बना देता है। पुराणों में बात आती है कि सीता की एक मूर्ति अंधे मूर्तिकार ने बनाया था। जिसने सीता को देखा, सीता के रूप को जानता था और उसकी मूर्ति कला सारी मूर्ति कलाओं में श्रेष्ठ सिद्ध हुई। इसका अर्थ ये है कि मूल प्रवृत्ति के जो नेत्र होते हैं वो दिव्य नेत्र होते हैं। दिव्य दृष्टियों से आदमी देखता है उसको, और जो हमारे चर्म चक्षु हैं अर्जित वृत्ति को देखते हैं। दोनों का अगर समायोग हो जाए तब तो फिर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बरबस मूल प्रकृति के खिलाफ किसी विषय में लगा दिया जाए तो वह कला बहुत अच्छी नहीं होती। कोई चित्रकला बहुत सुंदर बनाता है और कोई तमाम तरह से सिखाने के बावजूद भी सुंदर नहीं बना पाता। यह मूल प्रवृत्ति के कारण ही होता है। अर्जित वृत्ति से आदमी कुछ सीख लेता है और उससे काम चला लेता है
लेकिन मौलिकता नहीं आती। मौलिकता तो मूल प्रकृति से ही आती है। इसलिए जिसकी जिस विषय में मूल प्रकृति काम करती हो, उसी तरह का पेशा उसे दिया जाए तो बहुत सुंदर ढंग से करता है। उसका कर्म कर्म योग बन जाता है। कोई पढ़ाता है, किस तरह से पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है वह कैसे पढ़ाता है। अगर अध्यापक सतत विद्यार्थी रहे तभी अध्यापक बन सकता है। और यह ध्यान में रखे कि अध्यापक छात्र को तो पढ़ाता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा छात्र अध्यापक को पढ़ता है। यह तभी संभव है जब मूल वृत्ति अध्यापन की हो। उसके लिए बाहरी सनद कोई खास महत्व नहीं रखती, थोड़ा सहयोग कर सकती है। लेकिन अगर अच्छी सनद भी हो और ये कला ना हो तो अध्यापक सफल नहीं हो पाता। यही बात विद्यार्थी की भी होती है। विद्यार्थी में सुनने की, ग्रहण करने की कला होनी चाहिए। यह मूल वृत्ति अगर उसके अंदर है तो अध्यापक के द्वारा कहे गए हर बात को बड़े आसानी से सीख लेता है। द्रोणाचार्य जी ने सारे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाया था, लेकिन अर्जुन ही प्रवीण क्यों सिद्ध हुए। अर्जुन की मूल वृत्ति उसमें काम करती थी। जब परीक्षा ली गई और मछली की आंख में लकड़ी की मछली बनाई गई और घूमते हुए आंख में तीर मारने की बात आई तो अर्जुन ने कहा मुझे केवल आंखें ही दिखाई पड़ती है और राजकुमारों को कुछ और दिखाई पड़ता था। लक्ष्य पर ध्यान का केंद्रित हो जाना योग कहलाता है। इसमें मूल प्रकृति अहम भूमिका अदा करती है। इसलिए अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी सिद्ध हुए, जबकि एक ही गुरु ने तमाम को पढ़ाया था। यह बात चारों ओर होती है। गणित के ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखा है, लेकिन वे अन्य विषयों में बिल्कुल कारगर सिद्ध नहीं होते थे और कॉम्बिनेशन की परीक्षा में वो फेल हो जाते थे। अन्य विषयों में फेल होते तो उन्हें मूल सनद मिल नहीं पाती थी, लेकिन बिना सनद के उन्होंने गणित की ऐसी रचनाएं किया जिस पर आज भी शोध हो रहा है। तो कोई व्यक्ति गणित में प्रतिभाशाली है तो जरूरी नहीं है कि साहित्य में भी हो। साहित्य में है तो कॉमर्स में हो, कॉमर्स में है तो विज्ञान में हो, अन्य में हो। जहाँ जिसकी प्रवृत्ति होती है उसके अनुसार ही उसको अगर विषय दिया जाए, कार्य दिया जाए तो सफलता में चार चांद लग जाते हैं। वह व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है। यहाँ प्रकृति और पेशा जो विषय उठाया गया, इस पर हमने मूल प्रकृति की ही बात कहा था। मूर्ति कला का, चित्रकला का, साहित्य कला का, पाक कला का भी उदाहरण 56 भोग की बात अभी आई थी गोवर्धन पूजा के समय। पाक कला भी 64 विद्याओं में एक महाविद्या है। तो विद्या सभी महान हैं। कहते हैं एक नदी के नाव से कुछ लोग जा रहे थे, एक विद्वान पुरुष भी थे। नाविक से विद्वान ने पूछा कि क्या तुम गणित जानते हो, साहित्य जानते हो? उसने कहा कुछ नहीं जानते साहब, हम तो नाव खेते हैं। कहा तब तो तुम बड़े मूर्ख हो। उसने पतवार बंद किया, नाव मनमाना चलने लगी। विद्वान साहब लगे चिल्लाने कि बचाओ जान, बचाओ जान। कहा साहब अब जब हम मूर्ख ही हैं, हमारे पास कोई कला ही नहीं है, हमारे कला की कोई कीमत नहीं है, तब मैंने छोड़ दिया। बहुत अनुनय विनय के बाद फिर उसने पतवार संभाला और नाव को पार लगाया। ये दृष्टांत ये बताता है कि किसी भी कला की कीमत कम नहीं है। आपका मन किस में लगता है,
मन उसी में लगता है जिसमें आपकी प्रकृति होती है। ऐसे विषय को लेकर के आप बहुत ऊपर जा सकते हैं और समाज को भी चाहिए कि व्यक्ति को उसके प्रकृति के अनुसार ही पेशे में लगाए। कोई पढ़ाने वाला अध्यापक है, उससे कहिए कि बढ़ईगिरी का काम करे तो बंसुला रुखाल अपने पैर पर ही लगा देगा, हाथ पैर काट लेगा। आप कहें कि बहुत बड़े बढ़ई हैं मास्टर साहब, अरे मास्टर साहब ने तो पैर काट लिया। मास्टर साहब जिस बात के मास्टर हैं उसके हैं, अब बढ़ई साहब जिसके मास्टर हैं उसके हैं। दोनों में कोई फीका नहीं है। शुरू शुरू में जातियां जो बनी थीं इसी प्रकृति के पेशे से बनी थी। दुर्भाग्यवश जातियां बंद समाज में परिवर्तित हो गई। ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य ही माना जाएगा। जाति का अर्थ होता है कि एक तरह का कार्य करने वालों का समूह, वो जाति कहलाता था। कोई कृषक है, कोई बढ़ई है, कोई लोहार है, कायस्थ है, लिखा पढ़ी का काम करता है, कोई मेधा का काम करता है, कोई वैज्ञानिक है, कोई यज्ञ कराता है, कोई मूर्ति कला बनाता है, साहित्य सृजन करता है। नाना प्रकार के विषय हैं संसार में। जिस किसी में जिस व्यक्ति को पारंगत बनाया जाए, पारंगत हो और वह काम उसको दिया जाए तो उसमें वह सफल हो सकता है। यहाँ मेरे बोलने का अर्थ यही रहा कि मनुष्य का पेशा अगर उसकी प्रकृति के अनुसार हो तभी वह बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि कर्म योग की साधना वहीं सधती है। अन्यथा किसी प्रकार वह काम का निपटारा कर देता है औपचारिक ढंग से, लेकिन वह काम उतना सुंदर नहीं होता। अनौपचारिकता तो केवल मूल प्रकृति से ही आती है, तो मूल प्रकृति के अनुसार ही पेशा व्यक्ति को मिले। समाज का दिशा निर्देशन या समाज की व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए।